हेलो बच्चों, वेलकम टू पवन वाट एकेडमी। हमने अभी तक के अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का चैप्टर शुरू किया था। उसके अंदर हमने उसका क्लासिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर, उसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के हमने ऑक्सीडेशन के पहले तक के खत्म कर दिया था। ठीक है, तो अभी हम आज स्टार्ट करने वाले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, सबसे पहले तो हम समझेंगे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या तो फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या तो फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों में से अगर कुछ भी हो रहा हो तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है अब थोड़ी पुरानी हो गई। आज हम ऑक्सीडेशन की स्टोरी बोलते हैं कि अगर हमने लिया सबस्ट्रेट, ठीक है, कोई भी सबस्ट्रेट लिया, उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और कोई भी दूसरे, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ही ले लेते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, मतलब सबस्ट्रेट के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल और ऑक्सीजन के अंदर आके चिपक गया, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। पहले क्या बोलते थे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या तो फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हो तो हम उसको बोलते थे ऑक्सीडेशन। लेकिन आज क्या बोलते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर सबस्ट्रेट में से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि इस सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। अब ये तो देख लिया कि सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हम कब बोलेंगे और किसको बोलेंगे। जो रिएजेंट ऑक्सीडेशन करवाता है सबस्ट्रेट का, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अल्कोहल्स, अब बच्चों सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि अल्कोहल्स के तीन टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सही है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि प्राइमरी अल्कोहल्स का जब ऑक्सीडेशन होगा तब वो बनेगा एल्डिहाइड, और उसके बाद एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन हो गया तो वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर एक कंडीशन जरूरी है कि जब भी हमको अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना है उसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन रहना बहुत जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो ही उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा। मतलब कि अगर मैंने एक कंपाउंड लिया, ये प्राइमरी अल्कोहल है, अल्फा कार्बन को यहां पे दो अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर दो अल्फा हाइड्रोजन है, इसका जब ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे तो बनेगा एल्डिहाइड। मतलब क्या होगा कि एक अल्फा हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा और वो बन जाएगा एल्डिहाइड। अभी भी लेकिन एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो फर्दर ऑक्सीडेशन जा ये कंपाउंड और फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है और उसका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक जो है अल्फा हाइड्रोजन उसका बॉन्ड टूट जाएगा, ये बन जाएगा कीटोन। लेकिन अब कीटोन के अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं, तो ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं क्या खुद का? नहीं। वैसे अगर अभी हम टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, ये होगा हमारा टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल के अंदर एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? नहीं, तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया? नहीं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी, ये कांसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया तो एक बार जब उसका फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन होगा तो वो होता है एल्डिहाइड। अगर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते तो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने था? सिर्फ एक। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर एक कार्बन एटम कितने कार्बन से जोड़ होता है? दो। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये, इसी को हम बोलते हैं कीटोन। तो यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल्स का जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमें मिलेगा कीटोन। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, हो सकता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब टर्शियरी अल्कोहल्स का, टर्शियरी अल्कोहल्स के अंदर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीडेशन नहीं करता।
नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, हम नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं सेम रिएजेंट यूज कर रहा हूं तो प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, वैसे सेकेंडरी कन्वर्ट होगा कीटोन में, लेकिन फिर कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाना बहुत डिफिकल्ट है। टर्शियरी अल्कोहल्स के अंदर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन करवाएगा नॉर्मल कंडीशन में। अगर हम उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तब क्या होगा, ये टर्शियरी अल्कोहल्स के बीच में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं टूटेगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में का बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में का बॉन्ड टूट रहा था। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल्स में जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो क्या होता है, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, कीटोन से फिर आगे ऑक्सीडेशन होना डिफिकल्ट है, और टर्शियरी से ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का किस तरीके से इफेक्ट होता है, कौन से अल्कोहल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको पहले बताया, जो रिएजेंट ऑक्सीडेशन करवाता है सब्सट्रेट का उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो चलो बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, देखो प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज KMnO4, K2Cr2O7, HNO3 ऐसे अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो वो सिर्फ एल्डिहाइड के स्टेज पे नहीं रुकता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी ये लिया हमने प्राइमरी अल्कोहल, ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये सिर्फ इस स्टेज पे नहीं रुकता, ये पूरा कन्वर्ट होता है जब तक ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता। लेकिन वहीं पे अगर मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज CrO3 या तो फिर PCC ले लिया तो क्या होता है, ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये सिर्फ एल्डिहाइड तक की स्टेज तक जाएगा। जब हमने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज किए थे तो क्या बन रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर हमने CrO3 यूज किया तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप कौन सा हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स के ऊपर। मतलब हमको अगर कोई रिएक्शंस सिर्फ एल्डिहाइड की स्टेज तक रोकनी है तो हम कौन सा एजेंट यूज करेंगे, CrO3। लेकिन अगर हमें उसको पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड तक बनने देना है तो हम क्या यूज करेंगे, KMnO4 या तो फिर HNO3। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स का। सेकेंडरी अल्कोहल्स के अंदर भी अगर हमने CrO3 यूज करा तो वो कीटोन की स्टेज पे जाकर रुक जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, इसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया CrO3 के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, कीटोन, खत्म। ठीक है, और टर्शियरी अल्कोहल्स का क्या था, टर्शियरी अल्कोहल्स रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही, तो क्या टूटेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में का बॉन्ड। ठीक है, अगर हमने बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा तो कार्बन और कार्बन के बीच में का बॉन्ड टूटेगा और बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चों ये क्वेश्चन है कि प्राइमरी अल्कोहल यूज किया तो उसका बनता है एल्डिहाइड और उसका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल यूज किया तो उसका बनता है कीटोन, और टर्शियरी में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एसिड यूज करा तो भी बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब सपोज एक जो भी हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल, उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है n, तो एल्डिहाइड के अंदर कितने कार्बन रहेंगे, n, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कितने कार्बन रहेंगे, n, यानी कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड उतने ही कार्बन एटम्स कंटेन करेंगे जितने की प्राइमरी अल्कोहल के अंदर थे। सेकेंडरी में क्या होता है, अगर इसके अंदर हमने ले लिया कि
जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स n, तो कीटोन के अंदर भी n रहेंगे। ठीक है, और इससे फर्दर हमने ऑक्सीडेशन करवाया कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया तो उसमें n से कम रहेंगे। ठीक है, टर्सरी की बात करें, यहाँ पे अगर हमने लिया n तो क्या टूट रहा था, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा था, यानी कि यहाँ पे भी जितने टर्सरी अल्कोहल में कार्बन एटम्स है उससे कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, समझ में आया क्यों उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में प्राइमरी अल्कोहल से बनने के बाद, क्योंकि वहां पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा था। कीटोन्स के अंदर क्या हो रहा था, पहली बार तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, लेकिन दूसरी बार जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे कीटोन के थ्रू तब भी ये कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। इसके वजह से जो रिजल्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा वहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम रहेंगे। टर्शियरी अल्कोहल के अंदर क्या हो रहा था, अल्फा हाइड्रोजन था ही नहीं, तो पहली स्टेज के अंदर ही कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा था और बन रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन दैट इन टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है, अब उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल सबको समझ में आया, प्राइमरी अल्कोहल्स का कैसे होता है, सेकेंडरी अल्कोहल्स का कैसा होता है और टर्शियरी अल्कोहल्स का कैसे होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने कोई भी एक अल्कोहल लिया और उसको कॉपर के थ्रू पास कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है, कॉपर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, Cu, पता है ना सभी को। अब क्या होगा, अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया और उसको कॉपर के साथ हीट करवाया, ये लिया हमने प्राइमरी अल्कोहल, उसको हमने पास करा कॉपर के वैल्यूज पे एट 573 केल्विन, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, सेकेंडरी लिया, सेकेंडरी अल्कोहल लिया उसको हमने पास कराया कॉपर के ऊपर, वापस क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और बनेगा भी कीटोन। ठीक है, टर्शियरी लिया तो क्या होता है, इन दोनों के अंदर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। ठीक है, लेकिन ये अपना टर्शियरी अलग ही था, टर्शियरी करता डिहाइड्रेशन और बनाता अल्कीन। ठीक है, ये हो गया हमारा टर्शियरी अल्कोहल। क्या किया, ये कार्बन को हमने 3 कार्बन के साथ अटैच करा और उसको लगा दिया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इसको अपने अगर कॉपर के वेपर्स के थ्रू पास करूं तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन। मैंने बोला था अपना टर्शियरी बहुत अलग ही बात था, वो करता है डिहाइड्रेशन, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या बनेगा, रिजल्टेंट अल्कीन। ठीक है, ये हो गया अल्कीन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा था, डिहाइड्रेशन। समझ में आ गया सभी को। जब हम कॉपर के साथ रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल्स को, अल्कोहल्स ऑन रिएक्शन विद कॉपर, तो क्या बनता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स का प्राइमरी का बनेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी का बनेगा कीटोन। क्यों, क्योंकि इन दोनों का हो रहा था ऑक्सीडेशन। टर्शियरी का बनता है अल्कीन, क्यों, क्योंकि इसका हो रहा था डिहाइड्रेशन। ठीक है, याद रखना है। तो यहीं पे हम खत्म करते हैं हमारे सारे अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज का। अब हम चलते हैं फिनॉल की तरफ कि फिनॉल अलग अलग कंडीशंस के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करेगा किसके साथ। ठीक है, अल्कोहल का सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं फिनॉल्स का। देखो बच्चों, फिनॉल्स के अंदर मैंने आपको बताया था रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जब ये फेनॉक्साइड आयन बनेगा मतलब कि अगर ये बॉन्ड टूट गया और एक्सप्रेस निकल गया, ये बच गया अपना फेनॉक्साइड आयन, तो ये बनेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसे रहेंगे, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव रहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। सही है, मतलब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इस कार्बन पे आ जाएगा, यानी ये। ठीक है, ये शायद मैं सेकंड या थर्ड टाइम अभी आपको रिवीजन करवा रहा हूं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का। ये इधर जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा।
ये इधर जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अभी आपको सबको समझ में आ रहा है कि ये है ऑर्थो पोजीशन, ये है पैरा पोजीशन, ये है फिर से ऑर्थो पोजीशन। यानी कि जो अपना फिनॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये क्या है, रिंग एक्टिवेटेड है कौन से पोजीशंस के ऊपर, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर। यानी कि अगर किसी को भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो किस पोजीशन पे अटैक करेगा, ऑर्थो नहीं तो पैरा। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो देखते हैं थोड़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस। सबसे पहले हम लेंगे हैलोजिनेशन। ठीक है, तो ये ले लिया हमने हैलोजिनेशन का रिएक्शन। पहले मैं आपको रिएक्शन बताता हूं, पहले आप रिएक्शन समझो क्या होगी। ठीक है, ये दिया हमने फिनॉल, उसका हम करवा रहे हैं हैलोजिनेशन ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आप सॉल्वेंट को एक बार के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपको मैं बाद में बताता हूं। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया ऑर्थो नहीं तो पैरा। ठीक है, ये हो गया ऑर्थो और ये हो गया पैरा पोजीशन पे। ठीक है, लेकिन अब आप बोलोगे कि हैलोजिनेशन तो करवा रहे हैं ब्रोमीन से। अब अगर इंडिविजुअल ये है तो ब्रोमीन ऐसा रहता है, सही है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, अनहोनी। अगर फिनॉल लिया, मतलब नॉर्मली अगर हमको Br2 का बॉन्ड तोड़ना है तो क्या होगा, होमोलिटिक फिशन होगा, बराबर। इन दोनों के बीच में होमोलिटिक फिशन होना चाहिए और किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं आना चाहिए। लेकिन फिनॉल के प्रेजेंस में फिनॉल क्या करवाता है, इसको फोर्स करता है कि तू हेटेरोलिटिक फिशन करेगा, होमोलिटिक में होने नहीं दूंगा। मतलब क्या करता है कि ये जो ब्रोमीन है ना वो ऐसा तोड़ता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक लेके साथ जाता है, जिसके वजह से जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर ली उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिनॉल क्या करता है, अनहोनी, यानी कि जो ब्रोमीन के बीच में होमोलिटिक फिशन होना चाहिए था वहां पे हो रहा है हेटेरोलिटिक फिशन। क्या बन गया अभी, कैटायन और एनायन बन गए। ठीक है, अब हम करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल का, तो क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, तो अब क्या होता है, फिनॉल ने इसका हेटेरोलिटिक फिशन करवा के कैटायन और एनायन तो बना दिया। अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट के इस कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, बराबर। तो ये जो लोन पेयर है, ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर आ जाएगी। यानी क्या बन गया, इसके ऊपर ये कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये जो बॉन्ड है ये टूट के इधर शिफ्ट हो गया, मतलब कि ये कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, बन गया ऐसा। अब क्या करेगा, ब्रोमीन यहां पे अटैक करेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से अट्रैक्शन होगा, क्या बनेगा, यानी कि इस कार्बन ने तो अपना नेगेटिव चार्ज हटा लिया, लेकिन इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए ये कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन को फेंक देगा। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन लेके चल जाएगा और फिर से एक बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। अगर ये फिर से बॉन्ड बन गया तो पॉजिटिव चार्ज हट गया, हो गया सब्स्टिट्यूशन। यानी कि क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ, पूरा अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो ब्रोमीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सिंपल है। क्यों किया, क्योंकि हेटेरोलिटिक फिशन हो रहा था, समझ गया। अब क्या होता है कि अगर हमने पोलर सॉल्वेंट किया, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट यानी कि क्या, फॉर एग्जांपल हमने लिया वाटर एक्वस सॉल्यूशन, तो उसके अंदर क्या होगा, ये जो हेटेरोलिटिक फिशन है ये नंबर बढ़ जाएगा हेटेरोलिटिक फिशन का, यानी कि ब्रोमीन ज्यादा क्वांटिटी के अंदर फॉर्म होगा। अब अगर ये ज्यादा हो रहा है तो ये ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशंस के ऊपर अटैक करेगा, दो ऑर्थो और एक पैरा। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी कि एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर करवा रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, दोनों ऑर्थो और एक पैरा तीनों पोजीशंस के ऊपर ब्रोमीन का अटैक होता है। लेकिन वही अगर हमने कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स लिए जहां पे
जिसकी पोलैरिटी कम है, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब जैसे कि अगर हमने लिया H2O की जगह पे हमने लिया CHCl3 या फिर CCl4 या फिर CH2, तो क्या होगा, इनकी पोलैरिटी कम है एक्वस सॉल्यूशन से, ठीक है, तो ब्रोमीन के कैटायन जो है वो कम नंबर में बनेंगे, तो वो सिर्फ ऑर्थो या तो फिर सिर्फ पैरा, इन दोनों में से कोई एक पोजीशन पे ही अटैक करेगा। समझ में आ गया? हाइड्रोजनेशन सबको समझ में आया? ठीक। अब अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आपको आगे की रिएक्शन पढ़ने में बहुत आसान होगा। तो चलते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ, वो है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन मतलब क्या, हम क्या यूज करेंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3। अब एकदम इजी है, HNO3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिजन होगा, ये बनेगा ये, ठीक है, ये जाएगा सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को, तो क्या ये लिया हमने फिनॉल, इसके अंदर हमने ऐड किया HNO3, क्या होगा, NO2 जाकर अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर, खत्म। ये क्या बन गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या बन गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। कौन सा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ये वाला, हमेशा याद रखना पैरा वाला मेजर कंपाउंड है, ठीक है, नाइट्रेशन खत्म। वैसे सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के अंदर क्या होगा, लगाओ थोड़ा दिमाग और थोड़ा कॉमन सेंस, क्या लिखेंगे अभी हम, सल्फोनेशन, ठीक है, ये लिया हमने फिनॉल, फिनॉल सल्फोनेशन यानी क्या, हम ऐड करेंगे H2SO4, ठीक है, H2SO4 हमने ले लिया, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब क्या होता है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे तो अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, अगर मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ऐड करवाया तो क्या बनता है, ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। वहीं पे अगर मैंने इसको 373 कैलकुलेट रिएक्शन करवाया तो क्या बनता है, पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ये बनता है पैरा वाला, ये बनेगा ऑर्थो, यानी रूम टेम्परेचर पे बनता है ऑर्थो, हाई टेम्परेचर पे बनता है पैरा। वैसे HNO3 के अंदर जब हमने HNO3 बनाया, रिएक्ट करवाया था, तो क्या बनता था, नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो बनता था या तो फिर पैरा नाइट्रो फिनॉल बनता था, सही है। लेकिन अगर हमने HNO3 के साथ H2SO4 भी ऐड किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनता है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड मतलब क्या, कि NO2 है वो ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशंस के ऊपर अटैक करता है। समझ में आ गया? यानी जब हम HNO3 को रिएक्ट करवा रहे थे, सिर्फ HNO3 को, तो क्या मिल रहा था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या तो फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन अगर जब ने उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो क्या बनता है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड मतलब क्या, ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों ऑक्यूपाई कर लेंगे NO, ठीक है, समझ में आ गया? सल्फोनेशन समझ में आया, नाइट्रेशन समझ में आ गया, हैलोजेनेशन समझ में आ गया। चलो इसके आगे फोर्थ रिएक्शन हम देखेंगे, नीमन-न्यूटन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा डिफिकल्ट है, या फिर स्कोप के बाहर है, ठीक है। नीमन-न्यूटन रिएक्शन, नीमन-न्यूटन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये लिया हमने फिनॉल, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं CHCl3 से इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous NaOH, तो क्या होगा, एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है।
NaOH है तो ये H को रिप्लेस कर देगा सोडियम, और CHCl2 यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट जो कि अनस्टेबल है। ये इंटरमीडिएट NaOH के सॉल्यूशन के अंदर से वापस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और बनाएगा ये वाला कंपाउंड। ठीक है, अब ये सोडियम सॉल्ट है तो इसको हटाने के लिए हम इसका कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे और क्या बनेगा, सैलिसिलैल्डिहाइड। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सैलिसिलैल्डिहाइड। ठीक है, क्या लिया हमने, फिनॉल लिया, उसको हमने रिएक्ट करा CHCl3 से इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH, तो एक बनता है इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करके बनाता है ये, जिसको हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवा के ये जो सोडियम सॉल्ट है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सैलिसिलैल्डिहाइड। ठीक है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, सैलिसिलैल्डिहाइड। लेकिन अगर हमने CHCl3 की जगह पे CCl4 यूज किया तो एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, क्या CHCl4 यूज किया तो सैलिसिलिक एसिड, CHCl3 यूज किया तो सैलिसिलैल्डिहाइड। क्या करता है, रिमल्टीपल रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते आगे जो कि है कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन भी थोड़ी बहुत सेम ही है। ठीक है, क्या करते हैं हम, ये लिया हमने फिनॉल, फिनॉल को हम रिएक्ट करवाते हैं NaOH से और बनाते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। आपकी बुक के अंदर डायरेक्ट लिखा है सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शन, लेकिन फिनॉक्साइड आता कहां से, इस तरीके से। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड हमने बनवा दिया। अब इसको हम देखो, फिनॉल और सोडियम फिनॉक्साइड इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, कभी भी फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड इतना रिएक्टिव है कि वो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल यानी कि CO2 जैसे कंपाउंड से भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, ये हो गया हमारा एक इंटरमीडिएट। ठीक है, अब इसका हम करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस को मैं H3O+ लिख देता हूं। क्या होता है, H2O हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, क्या है, एडिशन ऑफ H2O और एसिड आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और उपयोग करा जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बोलते हैं H3O। इसका मतलब क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद हमको प्रोडक्ट मिलता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये सोडियम सॉल्ट को एसिड के साथ कन्वर्ट करने के लिए हमने करा एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये हो गया हमारा कोलवेज रिएक्शन। समझ में आया, ये क्या है, सॉल्ट है, तो कैसे लिखते हैं, सॉल्ट मतलब 8, जिसका नाम हो गया सोडियम सैलिसिलेट। और इसका क्या नाम है, सैलिसिलिक एसिड। समझ में आ गया, कोलवेज रिएक्शन समझ में आ गया, रिवर्सिबल रिएक्शन आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो क्या क्या देखा हमने अभी तक, कोलवेज रिएक्शन देखी, कोलवेज रिएक्शन के पहले क्या देखा, रिवर्सिबल रिएक्शन, उसके पहले क्या देखा, सल्फोनेशन, उसके पहले क्या देखा, नाइट्रेशन, उसके पहले क्या देखा, हैलोजनेशन। ठीक है, यानी कि हमने अभी तक 5 रिएक्शंस देखी है फिनॉल की। क्या क्या, सबसे पहले देखा हमने हैलोजिनेशन, जिसके अंदर हो रही थी अमोनी। उसके बाद में हमने देखा नाइट्रेशन, उसके बाद में हमने देखा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के बाद में हमने देखा रिवर्सिबल रिएक्शन, और उसके बाद में हमने देखा कोलवेज रिएक्शन। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है,
तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल इजी, ये हमने लिया फिनॉल, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि CrO3 ले लो, Na2Cr2O7 ले लो, H2SO4 ले लो, तो क्या बनता है? ये जो कार्बन sp2 हाइब्रिड एसिड, ठीक है, तो बनाता है पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक है, फिनॉल के ऑक्सीडेशन के बाद हमें मिलता है पैरा बेंजोक्विनोन, बस एकदम सिंपल रिएक्शन। ठीक है, अगर हमने इन सिर्फ उसको खुला छोड़ दिया, यानी कि एयर के अंदर क्या ऑक्सीजन है, तो सिंपल एयर भी इन कांटेक्ट विद एयर इस फिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन क्या रेट होगा? एकदम फास्ट होगा कि एकदम स्लो होगा? बहुत स्लो होता है। ठीक है, और हमको मिलता है डार्क कलर मिक्सचर इसके ऑक्सीडेशन के बाद विद एयर, यानी कि अगर हमने फिनॉल को एक ओपन वाटर के अंदर छोड़ दिया तो वो हवा के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा डार्क कलर मिक्सचर। अब आते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन देख लिया, अब हाइड्रोजनेशन भी देख लेते हैं। तो आपके देखिए ऑक्सीडेशन देख लिया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के अंदर क्या होता है, हम लेते हैं हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कराते हैं यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये लिया हमने फिनॉल, इसके अंदर ऐड करा हमने हाइड्रोजन, इसके प्रेजेंस कैटालिटिक है तो ये कैटालिस्ट होना जरूरी है। कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं? निकल एट 433 केल्विन। क्या बनता है? क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हो रहा है, यानी कि जितने भी डबल बॉन्ड जुड़ जाएंगे और बनेगा है सैचुरेटेड फिनॉल, यानी कि साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, जितने भी डबल बॉन्ड से जुड़ गए और उसके फिनॉल अटैच है तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। क्यों? क्योंकि हमने हाइड्रोजनेशन कर रहा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ये हमने इसका करवाया रिडक्शन, क्या बन जाए? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या बना है? बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। ठीक है, रिडक्शन एकदम सिंपल है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने यहाँ पे करवाया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजनेशन के अंदर क्या हमने करा था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? हाइड्रोजनेशन समझ में आया, अमोनी, उसके बाद नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, HNO3 और H2SO4 के साथ हमने करा था तो हमको मिला था पिक्रिक एसिड। सिर्फ अगर HNO3 यूज करा था तो हमको मिला था एक मिक्सचर ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल का। उसके बाद हमने यूज किया था सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के अंदर हमने ऐड किया था H2SO4, वहां पे मिला था हमको ऑर्थो या तो फिर पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड। उसके बाद हमने यूज किया था रिवर्टिबल रिएक्शन, अगर हम यूज करते हैं CaCl3 तो हमको मिलता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, लेकिन अगर हम यूज करते हैं CCl4 तो हमको मिलता है सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद हमने देखा था कोल्वेज रिएक्शन, कोल्वेज रिएक्शन के अंदर हमको एंटी प्रोडक्ट मिलता था सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद हमने देखा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के अंदर हम क्या कर रहे थे? पैरा बेंजोक्विनोन बना रहे थे। उसके बाद हमने देखा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के अंदर हमको क्या मिलता है? साइक्लोहेक्सेनॉल। और उसके बाद हमने देखा रिडक्शन, रिडक्शन के अंदर हमको क्या मिला है? बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अब बचा है ईथर। ईथर को हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।